चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि कुमाऊं दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर पहुंचे। सीएम धामी ने खटीमा के नगला तराई में किया 2.54 करोड़ की लागत से प्राचीन मां पूर्णागिरी मंदिर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास। निर्माण कार्य से मंदिर में बढ़ेगी भव्यता। सीएम धामी की ओर से कहा गया, ये क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने में निभाएगा विशेष भूमिका। बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि कुमाऊं दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। सीएम धामी ने खटीमा के नगला तराई में 2.54 करोड़ की लागत से प्राचीन मां पूर्णगिरी मंदिर के जीर्णोद्वार और सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास किया है। निर्माण कार्य से मंदिर में भव्यता बढ़ेगी और साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने में ये विशेष भूमिका निभाएगा। वहीं ऋषिकेश के पास मुनिकीरेती नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत बेसहारा गौवंश की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बेसहारा गौवंश की वजह से सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है। मुख्य रूप से बस अड्डे के निकट चंद्रभागा पुल पर बेसहारा गौवंशों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि आए दिन पुल पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कभी कभी बेसहारा गौवंश की आपसी लड़ाई की चपेट में आकर लोग भी घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। पुल पर बेसहारा गौवंश की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। खास बात यह है कि इन बेसहारा गौवंशों की वजह से स्कूली बच्चों और छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूली छुट्टी के समय छात्रों के चेहरे पर बेसहारा गौवंश का डर साफ देखा जाता है। स्थानीय लोग कई बार बेसहारा गौवंश से निजात दिलाने की मांग कर नगर पालिका से कर चुके हैं, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। 14 बीघा निवासी राजेश सिंह, कुसुम रावत, विपिन जोशी, बुजुर्ग कमला देवी ने बताया कि ज्यादातर बेसहारा गौवंश क्षेत्रीय लोगों के ही हैं, जो सुबह दूध निकालने के बाद गौवंशों को सड़कों पर आवाराओं की तरह छोड़ देते हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से ये पूरी खबर हम देख रहे हैं, यहाँ पर गौवंश सड़कों पर घूमते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी होती हैं और गौवंशों के लिए भी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये मामला जो पूरा है ये ऋषिकेश से निकट मुनिकीरेती नगर पालिका क्षेत्र का है। यहाँ एक जगह पड़ती है 14 बीघा और वहाँ पर एक पुल है और ये पुल 14 बीघा और रोडवेज बस स्टैंड को आपस में जोड़ता है और इस पुल पर जो है काफी व्यस्तता रहती है, क्योंकि जब यात्रा शुरू होती है तो इस पुल से बहुत सारे वाहन जो है वो आवागमन करते हैं और स्थानीय लोगों के लिए एक अंदरूनी रास्ते के लिए से भी जोड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इस पुल के ऊपर की अगर व्यस्तता को देखे जाए तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा करना जो है वो निषेध है। और लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि वाहनों के साथ साथ यहाँ पर जो है जो आवारा गौवंश है वो काफी सारे यहाँ पे नजर आते हैं और इसका सबसे बड़ा जो मोटिव दिखाई देता है वो ये होता है यहाँ पर कि यहाँ पे आसपास में सब्जी मंडी लगती है और वो जो सब्जी मंडी रात को यहाँ पर खत्म हो जाती है, उसका जो बचा हुआ वहाँ पे चारा होता है, रुचि की सब्जियां होती हैं, तो उसके लालच में जो है गौवंश यहाँ पर पहुंचते हैं और वो सड़कों पर यहाँ विचरने लगते हैं और इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये आपस में भी लड़ने लगते हैं खाने के सामान को लेकर के और इनके लड़ने की चपेट में आकर कई बार जो है लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी बार यहाँ पे कई बार नगर पालिका को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो अभी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुल की चौड़ाई के अनुसार जो है वहाँ पर कितने सारे गौवंश हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, दुपहिया और फोर व्हीलर निकलने में वहाँ पे परेशानी हो रही है लोगों को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या बन गई है आवारा गौवंश। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये आवारा गौवंश जो है पूरी तरीके से आवारा नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पालतू हैं और लोग जो है सुबह के समय इनका दूध निकालने के बाद इन्हें सड़कों पर जो है खुला छोड़ देते हैं आवारा के रूप में और शाम को जब दूध निकालने का टाइम होता है तो इनको फिर पकड़ करके ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि जो कि अपने गौवंश को आवारा छोड़ रहे हैं, जिनकी वजह से जो है हादसों को बढ़ावा मिल रहा है। खुद गौवंश भी कई बार आपस की लड़ाई में जो है इसमें चोटिल हो चुके हैं। नगर पालिका में शिकायत है इस चीज की, लेकिन इस पर जो है अभी पूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि नगर पालिका के अधिकारियों का ये दावा रहता है कि समय समय पर अभियान चलाकर जो
क्षेत्र के आवारा गौवंश है उनको पकड़ करके जो है दूसरे क्षेत्रों में या जो इनका अपना गौशाला है वहां पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये अपने आप में अब देखने वाली चीज है कि इस खबर का संज्ञान लेने के बाद नगर पालिका कब अधिकारी जो है वो कब एक्शन में आते हैं और कब इन आवारा गौवंश को जो है व्यवस्थित करते हैं और जो आवारा गौवंश को आवारा के रूप में छोड़ रहे हैं उन पर कब कार्रवाई करते हैं। इस खबर को दिखाने का पूरा मकसद यही है कि लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए और लोगों को जो है जो चोटिल हो रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, वो इस प्रकार से परेशान ना हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो अब देखना होगा कि इसका कब एक्शन होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, वह सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहाँ 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। त्योहार मनाओ तो ठाठ से मनाओ। आज ही घर ले आओ हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक और दिखाओ 69 का ठाठ। हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची को जारी कर दिया है। स्टार प्रचारकों में कई अहम नामों को यहां पर शामिल किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनाव में धार देने के लिए बीजेपी कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक जो हैं वो उतरेंगे। सुर्खियों में बन रहा है केदारनाथ का उपचुनाव। बीजेपी के लिए उपचुनाव जीतना बड़ा इम्तिहान है। कांग्रेस के लिए जीत संजीवनी बूटी होगी। दांव पर लगी है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की प्रतिष्ठा। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ही खाली है सीट। उपचुनाव में 6 उम्मीदवारों ने कराया है नामांकन। 4 नवंबर को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति साफ होगी। केदारनाथ उपचुनाव में 90,000 मतदाता तय करेंगे प्रत्याशियों का भाग्य। 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को होगी मतगणना। तो केदारनाथ का उपचुनाव अपने आप में बेहद रोमांचित और बेहद उत्साहवर्धक उपचुनाव होने जा रहा है। 4 नवंबर को नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की स्थिति साफ होगी। आपको बताते चले कि केदारनाथ का उपचुनाव जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी इस वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गई है। केदारनाथ उपचुनाव जो है वो 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को इसकी मतगणना होगी। इस वक्त की बड़ी अहम खबर, 20 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को मतगणना होनी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल शर्मा जी, केदारनाथ का उपचुनाव जो है वो अपने आप में बहुत रोमांचित और उत्साहवर्धक होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से अपने चुनावी प्रचार में और यहां पर चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है इस पर पूरा? हाँ कंचन, कहें तो अब बिल्कुल सही कहा आपने। जो उपचुनाव है ये सबके लिए एक प्रतिष्ठा का सीट बन चुकी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और दोनों ही इस सीट को जीतने का दावा कर रही हैं। भले ही दावा कर रही हैं पर अंतिम निर्णय जो है वो मतदाताओं का होता है। जो 20 तारीख को वहां पर मतदान होगा, फिर जब मतगणना होगी 23 तारीख को, तब ये पता चलेगा कि वहां की जनता ने किस पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद दिया है। तो कहें तो 20 तारीख को यहाँ पर मतदान, 23 तारीख को यहाँ मतगणना होनी है, और आज अगर कहें तो 2 तारीख होगी। अंतिम 4 नवंबर अगर सोमवार की बात करें तो उसमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं। भले ही 4 तारीख को स्थिति साफ होगी, लेकिन जो यहाँ सीधी टक्कर होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में होने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने आशा नोटियाल जो है उनको यहाँ से अपना
टिकट दिया है और वो यहाँ से 2 बार पहले भी जीत चुकी हैं, 2 बार पहले विधायक रह चुकी हैं। और वही कांग्रेस ने अगर कहें तो मनोज रावत को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है, जो एक बार कहें तो कांग्रेस की सीट से या केदारनाथ से कांग्रेस के को जिताने में सफल रहे थे। आज 2 तारीख हुई है, 4 तारीख हो लगा, पर हम कहें तो आज दोनों पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो, दोनों ही अपने स्टार प्रचारक जो हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। तो कहें तो स्टार प्रचारक में जो यहाँ के जितने भी अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके कुछ विधायक हैं, कुछ संगठन के बड़े नेता हैं, उनको यहाँ पर स्टार प्रचारक बनाया गया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रभारी हैं उनकी शैला वहां पर, वो यहाँ पर रहेंगी, और साथ ही जो यहाँ के विधायक हैं और जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, अध्यक्ष हैं, जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, वो स्टार प्रचारक की सूची में नाम शामिल हुआ उनका। तो अब कहें तो 4 तारीख होगा, लेकिन त्योहार अगर के त्योहार की बात करें, अभी 4-5 दिन त्योहार के हो रहे हैं अभी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब पूरी तेजी यहाँ पर इस उपचुनाव में आ जाएगी और फिर एक दूसरे जनसभाएं शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी बात करें तो वो उनकी तैयारी काफी पहले समय से यहाँ पर जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि उन्होंने कई मंत्रियों की यहाँ पर ड्यूटियां लगाई हैं। ऐसे मुख्यमंत्री वहां पर दौरा कर चुके हैं और कल भी मुख्यमंत्री बाबा केदार के द्वार पे वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी सुख समृद्धि की कामना की है, वहां पर पूजा अर्चना की है। तो कुल मिला के अगर हम आपको बात कहें तो अब ये 4-5 दिन बाद कहीं ना कहीं इस चुनाव में काफी तेजी शुरू हो जाएगी। तो और अब प्रचार लगातार यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सभी प्रत्याशी भले ही अपनी तरह से लगे हैं, लेकिन जोर आजमाइश की जो बात है अगले हफ्ते शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 18 तारीख अंतिम यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ मतगणना, तो 48 घंटे पहले प्रचार भी बंद हो जाता है यहाँ पर। तो कुल मिला के कहें कि हम अगले 4-5 दिन बाद कहीं ना कहीं एकदम प्रचार में तेजी हो जाएगी, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे, रैलियां शुरू हो जाएंगी, मुख्यमंत्री वहां पर प्रचारी कमान संभाल लेंगे और अन्य चीजें वहां पर लगातार लग जाएंगी। तो कुल मिला के कहें ये चुनाव रोचक होने वाला है। दोनों पार्टियां दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों दावा कर रही है। अब यही देखना है कि वहां की जनता किसके पक्ष में मतदान करके किस पार्टी के प्रत्याशी को विजय घोषित करती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो बढ़ते हैं आगे। रुड़की के यहाँ सालिया के पास एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रुड़की दमकल विभाग की 2 टीमें मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से स्टोर में रखा स्क्रैप कबाड़, प्लास्टिक आदि जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। चलिए इसी बीच उस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। अन्नकूट पर्व पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हुए। 12:14 पर बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। कई क्विंटल फूलों से गंगोत्री मंदिर को सजाया गया था। हर हर गंगे, जय मां गंगे के उद्घोषों से गुंजायमान रहा गंगोत्री धाम। कपाट बंद होने के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसके साक्षी बने। आज रात्रि प्रवास के लिए भैरव घाटी स्थित देवी मंदिर पहुंचेंगी मां गंगा की उत्सव डोली। कल अपने मायके मुखी मठ के लिए रवाना होगी डोली। श्रद्धालु शीतकाल के लिए मुखी मठ में कर सकेंगे मां गंगा के दर्शन। 8.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन भी किए। भाई दूज के अवसर पर बंद होंगे बाबा केदार और यमुनोत्री धाम के कपाट। 19 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट।
इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल शर्मा जी, आखिरकार वो समय आ गया जब चार धाम यात्रा के कपाट बंद होने जा रहे हैं और सभी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भारी संख्या में इस बार पहुंचे। अभी भी लगातार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब कपाट बंद होने का समय आ चुका है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ कंचन, बिल्कुल सच है। तो आज गंगोत्री धाम के 12:14 पर कपाट बंद हो चुके हैं। बड़ा सुंदर वहां पर फूलों से सजाया गया उसको। डोली बाबा भगवान गंगोत्री धाम की वहां पर चली गई। माँ गंगा में हर हर गंगे जय माँ गंगे जोशों के साथ गुंजायमान गंगोत्री मार्ट आज हो चुके हैं। कल की अगर हम बात करें 3 तारीख की बात है, यमुनोत्री और बाबा केदारे कल कपाट बंद हो जाएंगे और भगवान बद्री विशाल के 17 नवंबर को कपाट बंद होंगे। 19 को नहीं, 17 नवंबर को कपाट बंद होंगे बाबा भगवान बद्री विशाल के। तो कुल मिला के कहें अब अंतिम समय आ गया है बाबा सब यात्रा का भी कहें तो। आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। कल केदारनाथ और यमुनोत्री के 3 तारीख को बंद होगा और अंतिम अगर बात करें तो 17 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे। जहाँ साहब स्वयं बैकुंठ धाम बाबा को वहां पर कहा जाता है, भगवान नारायण और महालक्ष्मी वहां पर निवास करते हैं। तो कुल मिला के गए धीरे धीरे जो चार धाम की यात्रा है वो धीरे धीरे सिमटने लगी है। क्योंकि आज 2 दिन की बात करें, आज गंगोत्री और कल 2 धाम के हो जाएंगे। फिर सिर्फ बद्रीनाथ भगवान बद्री विशाल कपाट होंगे जो 17 नवंबर को बंद होंगे। तो कुल मिला के कहें बड़ा उत्साह वहां पर देखा जा रहा है आज गंगोत्री धाम में। जिस हिसाब से वहां पर लोगों का हजूम उड़ा, श्रद्धालुओं का हजूम उड़ा, लोग गुंजायमान जय माँ गंगे उद्घोषों से नारा लगा रहे थे। कुल मिला के कहें कल यमुनोत्री बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होंगे और फिर भगवान बद्री विशाल कहें तो अभी 15 दिन वहां पर बचे हैं। 2 तारीख है और 17 नवंबर को वहां पर कपाट बंद होंगे। तो कुल मिला के चारों धाम की जो यात्रा है अंतिम हम 1 महीना कहें तो हजारों की संख्या में प्रतिदिन वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अब कल यहाँ समाप्त हो जाएगी। फिर भगवान बद्री विशाल के अब जो भी चारों धाम की यात्रा में जाना चाहेगा तो भगवान बद्री विशाल कपाट ऐसे होंगे जो यात्रा कर सकेगा अगले 15 दिनों तक। तो अब धीरे धीरे सभी कपाटों की जो कहें तिथि वो लगभग अब आ ही गई है। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कमल शर्मा जी, लोगों ने बड़े उत्साह के साथ दर्शन किए। भारी संख्या में इस बार लोग पहुंचे हैं और अब हर किसी को इंतजार अगले साल का होगा कि अगले साल एक बार फिर से कपाट खुलेंगे तो सभी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल सही है कंचन। वैसे तो हाँ ये बात सही है कि जो लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाए इस बार भगवान चार धाम पे नहीं आए, लेकिन अगली बार फिर हम कहें तो अप्रैल के बाद फिर 2025 में जब यात्रा शुरू होगी फिर वहाँ हजारों की लाखों की संख्या में उमड़ेंगे। और इस बार भी हम बताएं तो देखो कितना अच्छा, लगभग 8 लाख से अधिक श्रद्धालु ने यहाँ पर कहें तो गंगोत्री धाम के दर्शन किया। और सबसे अधिक बात करें तो बाबा केदार की बात करें जब 20-21 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया है। तो कुल मिला के कहें इस बार अच्छा खासा आंकड़ा रहा है। जब भगवान बद्री विशाल कपाट बंद हो जाए तो सब 4 धाम का निकल के आएगा कि कितने श्रद्धालु इस बार टोटल वहां कुल मिलाकर वहां पर पहुंचे हैं। पर हमें इस इंतजार करना है। पर कुल हम देखें कि इस बार जो अब बिल्कुल अंतिम क्षणों में हम जब देखा तो यात्रा इतनी अधिक संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं कि जो लग नहीं रहा था। क्योंकि पीछे जब मानसून आ गया तो कहीं ना कहीं यात्रा बहुत अवरुद्ध हो गई थी। लेकिन जैसे ही मानसून खत्म हुआ लोग हजारों की संख्या में चारों धाम के दर्शन करने, भगवान के दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।